चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, हाँ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में, राइट। ये जो टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास, इसको हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक बार आवाज़ मैं चेक कर लूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं बस। आवाज़ मेरे हिसाब से क्लियर है ना। चलिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर कर चुके हैं वैसे, है ना। बस इसको अभी हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी स्थापना की गई है ब्रिटिश पीरियड के दौरान, कॉलोनियल पीरियड के दौरान, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई उनकी स्थापना कहाँ पर की गई है, कब की गई है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके बारे में। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं। तो देखिए, हम लोग कलकत्ता के बारे में बात करेंगे, राइट। कलकत्ता में देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं। फिर बनारस के बारे में बात करेंगे, रुड़की के बारे में बात करेंगे, आगरा के बारे में बात करेंगे, और बम्बई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर यहाँ पर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना की गई है ब्रिटिश पीरियड है उनके दौरान, ठीक है, या फिर कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद करनी है ट्रिक हमारी ये है कि वारेन ने विलियम की सोसाइटी में मदरसे की स्थापना की जो कलकत्ता में थी। क्या है ट्रिक कि वारेन नाम का कोई व्यक्ति है, उसने विलियम की सोसाइटी में मदरसे की स्थापना की। क्लियर, याद रखना है। तो देखिए, इससे आपको याद रखना है कि वारेन ने क्या किया। वारेन ने मदरसे की स्थापना की है विलियम की सोसाइटी में जो कि कलकत्ता में है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि वारेन हास्टिंग ने मदरसे की स्थापना की है 1781 में कलकत्ता में। और इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। मदरसे में यहाँ पर अरबी फारसी में अध्ययन किया जाता है, और जो मुस्लिम कानून है उनको जानने का ये लोग प्रयास कर रहे थे इस मदरसे की सहायता से। इस कारण से इन्होंने मदरसे की स्थापना की है कलकत्ता में 1781 में। तो वारेन ने विलियम की सोसाइटी में मदरसे की स्थापना की जो कि कलकत्ता में है, ठीक है। विलियम की सोसाइटी, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की 1784 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले ट्रिक से आपको दो चीज याद हुई। अब एक आप चीज एक देखो कि कलकत्ता में मदरसे की स्थापना हो चुकी है और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी। अब एशियाटिक सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है एशिया का अध्ययन किया जाएगा। बेसिकली एशिया की संस्कृति, उसके समाज, उसके रीति रिवाज, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की। और यहाँ पर भारत की अगर जो हम लोग बात करें तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है जैसे कि भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, हितोपदेश, राइट, मनु संहिता, तो इन सब का अनुवाद किया गया है यहाँ इस सोसाइटी के द्वारा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, भगवत गीता और हितोपदेश, इसका अनुवाद किया गया है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम और मनु संहिता, क्लियर, और गीता गोविंद, इनका जो अनुवाद किया गया है वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। तो ये योगदान रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि वारेन ने विलियम की सोसाइटी में मदरसे की स्थापना की जो कि कलकत्ता में है, ठीक है। अब देखिए आप, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है मदरसा एंड ऑल, है ना। अब जब कलकत्ता में मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई संस्थान, मदरसा, इंस्टीट्यूशन स्थापित कर दिया गया, तो अब क्या हुआ, ये जो बनारस के लोग हैं, बनारस के जो लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनारस में हिंदू धर्म से संबंधित कुछ स्थापित करेंगे, ठीक है। बनारस के बारे में आप लोग जानते हैं, बनारस जो है धार्मिक नगरी है हिंदू धर्म की। तो बनारस में जो नाथ संप्रदाय के बारे में आप लोग जानते होंगे, नाथ संप्रदाय, जिससे योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जो है नाथ संप्रदाय के हैं। तो बनारस में नाथ संप्रदाय है। तो देखिए ट्रिक क्या है हमारी कि जो नाथ संप्रदाय है उसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी बनारस में। क्योंकि कलकत्ता में मुस्लिम धर्म से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। तो उस चीज़ को देखते हुए बनारस के लोगों ने, वहाँ का जो नाथ संप्रदाय है, उसने संस्कृत कॉलेज जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है,
उसकी स्थापना कर दी। कहाँ पर? बनारस में। तो जोनाथ से आपको याद रखना है जोनाथन डंकन, और जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी 1791 में बनारस में। ठीक है, याद रखना है। अब जब ऐसा हुआ हिंदू धर्म से संबंधित, तो जो राजा राम मोहन राय हैं इनको प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इनको क्या मिला? इनको प्रोत्साहन मिला। और अब ये क्या करेंगे, ये भी हिंदू धर्म से संबंधित ही कुछ कॉलेजेस की स्थापना करेंगे। कहाँ पर? कलकत्ता में ही। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 कॉलेजों की स्थापना की है कलकत्ता में, जिनका संबंध डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हिंदू धर्म से है। पहला है हिंदू कॉलेज 1817 में। अब आप एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर आपको कि भाई 1817 में जब राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे डेविड हेयर की सहायता से, तो क्या ये अंग्रेजों को पसंद आएगा? मतलब ये ट्रिक है, ऐसे याद करते चलना है। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया, है ना। इन्होंने कहा कि भाई कलकत्ता में कोई हिंदू कॉलेज वगैरह नहीं चलेगा। तो राजा राम मोहन राय ने कहा भाई ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं एक काम करता हूँ, एक और कॉलेज की स्थापना करता हूँ और उसके सामने आंगल लगा देता हूँ। ठीक है, आंगल जो है अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल होता है, तो आंगल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी 1822 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि अंग्रेज परेशान हो गए थे हिंदू कॉलेज से, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है रुको, परेशान मत हो, 1822 में एक और कॉलेज की स्थापना करता हूँ, आंगल हिंदू कॉलेज की। ठीक है, उसके बाद में फिर राजा राम मोहन राय ने और सोचा, उन्होंने कहा ठीक है भाई हमारी संस्कृति अच्छी है और हम लोग जो है एक और कॉलेज की स्थापना करते हैं जिसका नाम है वेदांत। अब वेदांत के बारे में आप लोग जानते हैं, वेदांत वेदों के अंतिम हिस्से वेदांत, ये भी क्या है, ये भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक किताब है। तो वेदांत कॉलेज जो है 1826 में स्थापित किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज, ठीक है, उस पर आपत्ति जताई अंग्रेजों ने, तो उन्होंने कहा ठीक है रुको, 1822 में आंग्ल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। और फिर वापस से उन्होंने सोचा भाई ठीक है, जो अंग्रेज कहने हैं कहने दो उनको, मैं एक काम करता हूँ, मैं वेदांत कॉलेज की स्थापना करता हूँ 1826 में कलकत्ता में। ठीक है, इतना याद हुआ आपको। अब आप एक चीज़ ध्यान देना है, देखिए ये सारी चीज़ें ज़्यादातर धर्मों से संबंधित हो रही है। कलकत्ता में मदरसा, फिर हिंदू कॉलेज, आंग्ल हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, बनारस में क्या, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन की सहायता से। अब देखिए क्या हुआ, अब ये चीज़ ध्यान देनी है आपको कि भाई ये सारे धर्म से संबंधित बातें चल रही है। अब इनको थोड़ा सा ध्यान में आएगा, इन्होंने कहा ठीक है भाई बहुत धर्म की बातें हो गई, अब थोड़ा सा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ कर लिया जाए। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब धर्म से संबंधित भी चीज़ें हो गई, चिकित्सा से संबंधित भी, मेडिकल लाइन में भी कुछ चीज़ें हो गई, बची क्या? शिक्षा बची। तो सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही है? कलकत्ता में हो रही है, बनारस में हो रही है। तो ये जो नीचे यहाँ पर बम्बई है, इसने कहा कि भाई सारी चीज़ें आप ही करोगे क्या, कलकत्ता वालों बनारस वालों, है ना। इसने कहा, बम्बई ने कहा ठीक है, जब आप धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें कर रहे हो और मेडिकल लाइन में भी आप लोगों ने कुछ कर लिया, तो मैं काम करता हूँ। बम्बई में कहा कि मैं जो हूँ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करता हूँ, और यहाँ पर शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर दी गई 1840 में बम्बई में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे क्या हुआ, अब कलकत्ता को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जो बम्बई है वो काम कर रहा है। उसने कहा कि ठीक है, बम्बई वालों को कहा, कलकत्ता वालों ने, कि भाई ठीक है आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, शिक्षा बोर्ड की आपने स्थापना कर दी, ठीक है, बट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जो अध्यापक होंगे, अध्यापक हमारे यहाँ से आएंगे कलकत्ता से। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग ने अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में 1847 में नॉर्मल स्कूल की स्थापना कर दी। ठीक है, स्थापना होगी किसकी? स्कूल की। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या हो गया, नॉर्मल स्कूल कलकत्ता। अब ये चीज़ जो है रुड़की वालों को पता चला। ठीक है, रुड़की वालों ने, अच्छा रुड़की वालों ने सोचा स्कूल की स्थापना कर रहे हैं कलकत्ता वाले। ठीक है, तो एक महोदय हैं जिनका नाम है थॉमसन, उन्होंने कहा ठीक है भाई आप स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे भी बड़े स्कूल की, मतलब कॉलेज की स्थापना करता हूँ, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर देता हूँ। ठीक है, तो रुड़की में थॉमसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर दी उसी साल जिस साल नॉर्मल स्कूल की स्थापना हुई थी, यानी 1847 में। इतना याद हुआ आपको? ठीक है, अब देखिए एक स्कूल बचा बस, जो कि आगरा में है, उसका नाम याद रखना है आपको, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा 1852। इसको कैसे याद रखोगे? 52 थोड़ा सा ऐसा साउंड कर रहे हैं, 52 मतलब बावरा, ठीक है ना, 52 मतलब बावरा, और आगरा का पागल खाना मतलब बावरा मतलब पागल ना,
तो आगरा का पागल खाना, 52 से बावरा याद रखना और आगरा, ठीक है, वैसा कुछ। और सेंट जॉन्स कॉलेज, इतना आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे, ठीक है। ट्रिक एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहली ट्रिक है कि वारेन नाम के व्यक्ति ने, वारेन ने विलियम की सोसाइटी में मदरसे की स्थापना की, जो कि कलकत्ता में है। 1781 से सारी कहानी शुरू हुई, ठीक है। तो वारेन ने मदरसे की स्थापना कर दी कलकत्ता में। विलियम जोन्स ने क्या कर दिया? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी 1784 में, इतना याद हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, ये धर्म से संबंधित कुछ स्थापना हुई है इंस्टीट्यूशंस की, मदरसे की एंड ऑल की, कलकत्ता में। अब बनारस वालों ने ये सोचा कि भाई मुस्लिम धर्म ही क्यों, हम लोग भी कुछ करेंगे। तो बनारस में जो नाथ संप्रदाय है उसने क्या करा? संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी बनारस में। जोनाथ से जोनाथन डंकन, और संस्कृत कॉलेज तो है ही। और सन कौन सा हो जाएगा इसका? 1791, ठीक है। और उसके बाद में राजा राम मोहन राय को प्रोत्साहन मिला, अब तो कलकत्ता में ही हिंदू धर्म से संबंधित जो कॉलेजेस हैं उनकी स्थापना कर देंगे। हिंदू कॉलेज 1817, आंग्ल हिंदू कॉलेज 1822, वेदांत कॉलेज 1826, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इतना काम हुआ, सारा चीज़ें क्या हो रही हैं? धर्म से संबंधित सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इनको ध्यान आया कि भाई ठीक है, अब चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करते हैं। तो इन्होंने 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी कलकत्ता में, ठीक है। अब इतना कुछ हो रहा है बनारस में, कलकत्ता में, धर्म से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित। तो बॉम्बे वालों ने कहा कि भाई ठीक है, रुको, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो गई 1840 में, ठीक है। तो ये सब हुआ। अब कलकत्ता वालों को फिर से जलन हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करो, बट अध्यापक हमारे यहाँ से आएंगे। तो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने 1847 में नॉर्मल स्कूल की स्थापना कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया स्कूल। तो थॉमसन को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। थॉमसन ने कहा ठीक है, तुम स्कूल तक सीमित रहो, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करता हूँ, ठीक है। तो 1847 में, उसी साल, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर दी गई थॉमसन के द्वारा। बचा आगरा। आगरा मतलब बावरा, बावरा मतलब 52, 1852 में सेंट जॉन्स कॉलेज। याद हुआ? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कुछ और बचे हैं तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आ जाओ आप जल्दी से बस अब, ठीक है। 1813 से हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। अब 1813 में आपको पता है कि क्या हुआ था? 1813 में 1 लाख रुपए रखे गए थे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, कि भाई 1 लाख रुपए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब हर साल शिक्षा पर खर्च करेगी, ठीक है। ये हम लोगों को पता है, इतना पता ही है हम लोगों को। अब उसके बाद में किस प्रकार से खर्च करेगी, माध्यम क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, है ना, कि परंपरावादी जो शिक्षा है उस पर पैसे खर्च किए जाएंगे, या फिर जो मॉडर्न एजुकेशन है उस पर किए जाएंगे, इंग्लिश माध्यम होगा, या फिर आपका वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेज हैं, देसी भाषा जो हैं, क्षेत्रीय भाषा जो हैं, उन पर खर्च होगा। तो उसको लेकर विवाद शुरू हुआ। और 1830 तक आते आते ये विवाद हो गया, इसको बोलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल मतलब अंग्रेज और प्राच्य मतलब प्राचीन, ठीक। तो ये कहते थे, आंग्ल कहते थे, आंग्लवादी कहते थे, इनको पाश्चात्यवादी बोलते हैं, आंग्लवादियों को पाश्चात्यवादी, कि भाई जो है मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, विज्ञान पढ़ो आप, ठीक है। क्योंकि उसके दम पर इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? विज्ञान पढ़ना चाहिए। और प्राच्यवाद ये बोलते थे कि भाई हमें वेद पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, वेदांत ये सब पढ़ाओ, ठीक है। मतलब जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में हमें ज्ञान दो, शिक्षा दो। तो इस प्रकार के विवाद है आंग्ल प्राच्य विवाद। इसका निस्तारण किया गया फिर बाद में चलकर मैकाले के द्वारा। अब देखिए, जिस तरीके से मैं बताता जाऊंगा आपको, उसी तरीके से आपको याद करते चलना है। 1835 में आ जाओ आप। 1845 में मैकाले को स्मरण आया कि माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ठीक है। मैकाले को क्या आया? मैकाले को स्मरण आया, ठीक है। तो इसका मतलब मैकाले का स्मरण पत्र आया है 1835 में,
ठीक है, क्या आया है, 1845 में मैकाले का स्मरण पत्र आया है। तो देखिए 1835 में क्या हुआ कि 1845 में ये जो विवाद चले आ रहा था इसका निस्तारण करने की कोशिश की गई मैकाले के द्वारा। कोशिश नहीं बल्कि कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस तरीके से याद करना है कि मैकाले को स्मरण आया कि माध्यम जो है वो अंग्रेजी होना चाहिए। तो स्मरण पत्र आया है, इसको बोलते हैं लॉर्ड मैकालेज माइन्यूट। ठीक है, 1845 में कहा गया कि भाई माध्यम जो होगा वो अंग्रेजी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अब कैसे याद करना है, और इसी को लेके इसने अपना DIT दिया। DIT मतलब डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। और इस समय जो सरकार थी बेंटिक सरकार थी, बेंटिक की सरकार थी। तो बेंटिक ने ये जो स्मरण पत्र है इसको मान लिया और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। ठीक है, अब मैकाले से आपको याद रखना मैं, ठीक है, मैकाले से रखना है आपको याद क्या, मैं। अब जिसमें मैं होता है उसमें मतलब अहंकार होता है। ठीक है, मैं मतलब अहंकार वाला मैं। मैकाले का मैं मतलब मैकाले में अहंकार है, मतलब ये कुछ खराबी करेगा, अच्छा तो कुछ करेगा नहीं। मैं से आपको याद रखना है मध्यम और माध्यम। ठीक है, मैकाले में मैं और मैं से मध्यम और माध्यम। तो उसने कहा कि मध्यम, हम केवल मध्यम वर्ग को शिक्षित करेंगे और माध्यम केवल हमारा अंग्रेजी होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, मैं से मध्यम और माध्यम, मैं से क्या, मध्यम और माध्यम। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे और वो फिर निचले वर्ग को शिक्षित कर देंगे। यही तो DIT है, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधो निस्पंदन का सिद्धांत, यही तो है। और माध्यम क्या होगा हमारा, अंग्रेजी होगा। तो मैकाले से आपको इतना याद रखना है। ये सारी कहानी 1835 में हुई। आगे चलते हैं। अब देखिए 1854 में आ जाओ आप। 1854 में क्या हुआ, देखिए 1854 में मैकाले की वुड से पिटाई की गई और वो डल हो गया। डल मतलब मुरझा गया। ठीक है, 1854 तक आते आते जो मैकाले है उसकी वुड से पिटाई की गई। वुड, वुड मतलब लकड़ी से पिटाई की गई और वो डल हो गया। तो 1854 में आया है वुड्स डिस्पैच एक्ट, किसके समय, डलहौजी के समय। ठीक है, याद रखना है। अब इसमें मैं से मैकाले का मैं था ना, मैकाले का मैं, इसने कहा कि इसकी पिटाई इतनी हुई तो इसके अंदर से जो इसका मैं था वो खत्म हो गया। ठीक है, इसका मैं खत्म हो गया। और इसमें यह कहा गया कि भाई जो मध्यम वर्ग है और जो अंग्रेजी माध्यम है ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या हो, सभी को शिक्षा दो। और माध्यम अंग्रेजी नहीं देसी भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से याद करना चलना है, इस तरीके से याद करते चलना है। और मैं को काट दिया गया, मैं को काट दिया गया मतलब मैकाले का मैं, जो मैकाले का मैं है ना, मैं, उसको काट दिया गया। समझ में आई बात। तो मैकाले को मैं को काट दिया गया मतलब मैं को काट दिया गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा, मैं को काटने वाला, इस तरीके से समझ लेना, मैं को काटने वाला, मैग्ना कार्टा, मैं को काटने वाला। मैं कौन, मैकाले वाला मैं, उसके अंदर अहंकार था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा कौन, मैं को काटने वाला। ठीक है, तो किसने काटा, जब मैं की पिटाई हुई, किससे हुई, वुड से हुई। जब मैं की वुड से पिटाई हुई तो वो कट गया, वो खत्म हो गया, तो वुड ने काटा। ठीक है, तो वुड डिस्पैच एक्ट। ठीक है ना, तो वुड डिस्पैच एक्ट मतलब मैग्ना कार्टा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें यह कहा गया कि भाई इतना हो गया, इसने एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की बात कही। ठीक है, वुड डिस्पैच एक्ट ने, जो कि लकड़ी का बना है। ठीक है, अब लकड़ी, ये घर याद रखोगे ना, लोक शिक्षा विभाग, लकड़ी का बना हुआ घर, तो समझ में आ जाएगा कि ये वुड डिस्पैच एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें इस घर को जिम्मेदारी दी गई, इस विभाग को जिम्मेदारी दी गई, लोक शिक्षा विभाग को, कि भाई सभी को शिक्षा दो, केवल मध्यम वर्ग को नहीं। जो मैं का मध्यम था ना, मध्यम, और मैं का माध्यम, मध्यम और माध्यम, ये दो वर्ड याद रखने हैं। तो मैं को तो उठा दिया गया। ठीक है, मध्यम का इसने कहा कि मध्यम नहीं, केवल मध्यम वर्ग नहीं, सभी को। और केवल माध्यम नहीं, माध्यम अंग्रेजी नहीं, बल्कि देसी भाषा भी होनी चाहिए, सभी को शिक्षा दो। ये जो विभाग है लोक शिक्षा विभाग, इसको ये जिम्मेदारी दी गई कि सभी को शिक्षा दें, स्त्री को भी शिक्षा दें। स्त्री शिक्षा की भी बात हुई। इसने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पर वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में शिक्षा दी जानी चाहिए। वी मतलब वर्नाक्यूलर, और आपका देसी भाषा में, वर्नाक्यूलर का मतलब देसी भाषाएं। हाई स्कूल में आप शिक्षा दे सकते हैं अंग्रेजी में भी और वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में भी, लेकिन उच्च शिक्षा आप दे सकते हैं अंग्रेजी में। तो ये कह दिया वुड डिस्पैच ने। ठीक है, अब आगे देखिए इसने क्या कहा। इसने ये कहा कि भाई इतना सब कुछ करो, एक काम और करो, आपकी लंदन में जो विश्वविद्यालय है, लंदन में जो विश्वविद्यालय है उसके तर्ज पर BMC बनाओ। BMC
बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं, बल्कि बॉम्बे में, मद्रास में और कोलकाता में विश्वविद्यालय बनाओ। ठीक है, तो ये कहा वुड डिस्पैच एक्ट ने। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर से रिवाइज कराऊं। देखिए 1813 में 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात कही चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक, पहला पॉइंट। वो कैसे खर्च करेंगे, माध्यम क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, डिसाइड नहीं किया गया। बेंटिक की सरकार मतलब 1830 के आसपास, 1830 के आसपास ये विवाद जो है इसका नाम आ गया आंग्ल प्राच्य विवाद। ठीक है, आंग्ल प्राच्य विवाद आपको समझ में आता है कि भाई एक तरफ वे लोग हैं जो परंपरावादी हैं, परंपरावादी शिक्षा चाहते हैं, एक तरफ मॉडर्न वाले हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा वाले। इसका समाधान दिया 1845 में मैकाले ने। ठीक है, मैकाले ने क्या कहा, मैकाले ने कहा कि जो है भाई माध्यम जो है वो अंग्रेजी होना चाहिए और हम केवल माध्यम अंग्रेजी रखेंगे और केवल मध्यम वर्ग को पढ़ाएंगे, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, और वो अपने आप नीचे वालों को पढ़ा देगा। ये डाउनवर्ड इन्फ्लेटेशन थ्योरी हो गई मैकाले की। ठीक है, तो इतना उसने कहा। फिर उसके बाद में देखिए और कुछ पॉइंट उसने कहे थे क्या, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना उसके बारे में। बेंटिक सरकार के समय उसने ये कही और बेंटिक सरकार ने उसकी माननी है। ठीक है, बेंटिक सरकार ने उसकी माननी है मैकाले की, उसको इम्प्लीमेंट किया है। और मैंने आपको बताया था, अगर जो आपको याद हो, कि 1844 में जो सरकारी नौकरी है, जो गवर्नमेंट जॉब है, वो उन्हीं को मिलेगी जिनके पास में जो अंग्रेजी जानते होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये तभी तो होगा जब मैकाले की बात मानी गई। तो इतना हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या हुआ, उसके बाद में अब जो मैकाले है, मैकाले की पिटाई होगी अब, क्योंकि मैकाले ने खराब किया है। मैकाले भाई ये चाह रहा है कि भाई केवल कुछ लोगों को पढ़ा दिया जाए। और ये मैंने आपको कल समझाया था कि भाई आर्थिक हित साधने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते थे जो दिखने में जो है भारतीय हो और जिनकी सोच विचार जो है वो अंग्रेज हो। तो ये क्या है, ये ठीक नहीं है ना। मैकाले ऐसा चाहता था, तो ये ठीक नहीं है। और सभी को शिक्षा देने की बात नहीं करता है मैकाले, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं में देने की बात नहीं करता है शिक्षा को मैकाले, तो ये गलत है। तो मैकाले की अब 1854 में पिटाई होगी, किससे, वुड से, और वो डल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डल, डल मतलब मुरझा जाएगा। तो वुड्स डिस्पैच एक्ट आया 1854 में डलहौजी के समय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब उसकी पिटाई हुई, मैकाले की जब पिटाई हुई, तो उसके अंदर से मैं भी खत्म हो गया। ठीक है, मध्यम भी, जो वो मध्यम माध्यम वाला कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि वुड्स ने कहा कि भाई ये जो मध्यम वर्ग को शिक्षित करने की बात कर रहे हो गलत है, सभी को शिक्षा दो, है ना। और माध्यम अंग्रेजी रखो, बट अंग्रेजी के साथ साथ में देसी भी रखो, और मैं बताऊंगा कैसे रखनी है। उसको लेके उसने एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करी जो कि लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जो कि लकड़ी का बना हुआ था। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लोक शिक्षा विभाग जब आएगा ना वर्ड, तो लकड़ी का बना हुआ लोक शिक्षा विभाग है, तो मतलब वुड डिस्पैच एक्ट में ये हुआ होगा। ठीक है, इसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इसको कहा गया कि भाई आप क्या करो, सभी को शिक्षा दो, स्त्री को भी शिक्षा दो। प्राथमिक शिक्षा आप जो है देसी भाषाओं में भी दो, देसी भाषाओं में दो, क्षेत्रीय भाषाओं में दो, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में दो। हाई स्कूल में आप दोनों लैंग्वेज में शिक्षा दो, इंग्लिश में भी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी। उच्च शिक्षा में आप अंग्रेजी रख सकते हो। तो ये कहा। ठीक है, पहले तो पिटाई कर दी उसकी और फिर अपना समाधान दे दिया। ठीक, और फिर उन्होंने कहा ठीक है सारी चीज़ें करो, बट जो आपके पास में यहाँ पर लंदन में विश्वविद्यालय है उसके तर्ज पर बीएमसी बनाओ। ठीक है, बीएमसी मतलब बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में इंस्टीट्यूशन विश्वविद्यालय की स्थापना करो। ठीक, ये हुआ। अब आगे चलिए, देखिए इतना हुआ, समझ में आ गई बात। अब 1882 में आ जाओ। जब भी पहले शब्द 18, ये जो ईयर है 1882, ये जब दिमाग में आए तो पहले तो आप ये दिमाग में लाना कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये लाइन याद कर लेना तुरंत कि कांग्रेस की स्थापना से 3 साल पहले हंटर चला। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से 3 साल पहले हंटर चला। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1882 में हंटर आयोग आया। ठीक, अब हंटर क्या है, हंटर लकड़ी होती है, लकड़ी, ये लकड़ी है, ये मान कर चलो लकड़ी है। ठीक है, और इसमें जो है ये हंटर लगा है। ठीक है, हंटर, समझ में आई बात। तो पहले तो वुड थी, केवल ये थी, लकड़ी थी, अब तो उसमें हंटर लग गया, तो अब तो और ज़बरदस्त पिटाई होगी, है ना। तो यही हुआ कि पहले तो केवल वुड से पिटाई की थी, अब उसमें हंटर भी लग गया, तो मतलब अब ज़्यादा पिटाई होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इसमें हंटर में वुड भी है। ठीक है, तो हंटर जो है ये वुड की समीक्षा भी करेगा। हंटर में वुड भी है ना भाई, ये पूरा हंटर है, हंटर में वुड भी है, लकड़ी भी है,
तो ये वुड की समीक्षा करने के लिए आया था। अब देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा ठीक है भाई, जो मैकाले था, मैकाले की तो पिटाई कर दी गई थी वुड के द्वारा, लेकिन मैकाले का साथ भी तो दिया था उसकी सरकार ने, बेंटिक सरकार ने। अब हंटर जो है सरकार पर जो है पड़ेगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैकाले तो आ गया है लाइन पर, मैकाले की तो पिटाई कर दी, मैकाले में से मध्यम माध्यम सब खत्म कर दिया उसका, ठीक है, लेकिन जो सरकार थी, सरकार ने उसका साथ दिया था, सरकार को अब यहाँ पर पकड़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए क्या कहा, हंटर आयोग के बारे में बात करते हैं। इसने कहा कि भाई सरकार को भी हटाओ, उच्च शिक्षा संस्थानों में से सरकार का नियंत्रण हटाओ। तो सरकार पर गाज पड़ी हंटर की। ठीक है, इसने कहा कि सरकार केवल क्या कर सकती है, पैसा दे सकती है, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुदान दे सकती है, वित्तीय सहायता दे सकती है, वगैरह वगैरह। सरकार को हटाओ, निजीकरण लेके आओ शिक्षा में, ये कहा हंटर ने। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, एक पहले आप एक और चीज़ पहले ये देख लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला नीचे वाला पॉइंट। इसने जो है, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले ऊपर ही देख लो क्या, कि सरकार को हटाओ उच्च शिक्षा में से, हंटर ने ये कहा। तो अब अभी आप देख रहे हैं कि जो पंजाब के किसान है और सरकार, इनके बीच में क्या है, पंजाब के किसान में, पंजाब के किसान हैं और आपका सरकार है, उसके बीच में संघर्ष चल रहा है, जो किसान बिल है उनको लेकर। तो पंजाब के किसान भी चाहते हैं सरकार को हटाने के लिए। ठीक है, तो सरकार को हटाओ मतलब पंजाब के किसान सरकार को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर पंजाब किसान जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो 1882 में ही, क्योंकि 1882 में आया है, 3 साल पहले हंटर चला है। आईएनसी की स्थापना से 3 साल पहले हंटर चला है। ठीक है, तो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होगी 1882 में, और फिर आपका 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। ठीक है, इतना याद हुआ आपको। आगे चलें, हंटर ने ज़्यादा, हंटर कहाँ पर पढ़ा है, देखिए हंटर कहाँ पर पढ़ा है ज़्यादा हंटर पढ़ा है प्राथमिक शिक्षा को सुधारने में। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया कि प्राथमिक शिक्षा को सुधारेंगे ना तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को सुधारेंगे तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। तो ज़्यादा हंटर पढ़ा है कहाँ पर, प्राथमिक शिक्षा को सुधारने में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो हंटर आयोग है उसने ज़्यादा ध्यान अपना प्राथमिक शिक्षा पर दिया है, और इसने कहा है कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है ये देसी भाषाओं में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका हंटर आयोग। ठीक है, आगे चलें। देखिए अब आप एक चीज़ ध्यान दो कि भाई अब तक क्या हुआ, वुड जो था, वुड उसने कहा था कि भाई बीएमसी बना दो। ठीक है, बीएमसी बना दो मतलब विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय है, ये वीवी है। फिर आपका जो हंटर आया, हंटर उसने कहा कि पंजाब में भी एक बना दो और एक इलाहाबाद में बना, फिर इलाहाबाद में। तो कहने का मतलब अब तक 1882 तक बहुत सारे विश्वविद्यालय बन चुके हैं भाई। बीएमसी हो गया, पंजाब विश्वविद्यालय होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ तो वे। अब क्या होगा, अब ये इतने सारे विश्वविद्यालय बन गए हैं तो अब इनको नियंत्रित करने का प्रयास करेगी सरकार। ठीक है, तो अब ऐसा ही हुआ कि विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने के लिए आयोग लाया गया। ठीक है, तो ये आया 1904 में। कब आया, 1904 में विश्वविद्यालय आयोग। यह आया है कर्जन के समय। अब कर्जन को जाना जाता है बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन में क्या किया कर्जन ने, बंगाल विभाजन में एक तरीके से कहें कि सरकार की पावर को दिखाया है, या कहें कि सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया है। तो कर्जन क्या करेगा, इस आयोग के जरिए सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का काम करेगा। देखते हैं अभी कैसे होगा वो। तो हंटर ने तो क्या किया, हंटर ने तो हंटर चलाया अपना और सरकार को साइड में कर दिया। ठीक है, हंटर ने हंटर चलाया और सरकार को साइड में कर दिया। निजीकरण की बात कर रहा है हंटर तो, है ना, प्राथमिक शिक्षा के पर ध्यान देने की बात कर रहा है। लेकिन कर्जन क्या करेगा, क्योंकि कर्जन फेमस ही इसलिए है बंगाल विभाजन के लिए। तो बंगाल विभाजन जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो समझ लेना कि भाई ये सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के काम करेगा, सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का काम करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। देखिए पहले आप ट्रिक कर देखो कि भाई कर्जन ने क्या किया, कर्जन ने सभी को रेल में बैठकर शिमला आने के लिए कहा। ठीक है, सभी को, कौन सभी हैं ये सभी का जो आप थोड़ा सा जाओगे तो मैंने कल बताया था कि जो विश्वविद्यालय है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो कुलपति हैं, जो उनके हेड है, उनको कहा था इसने बेसिकली। ठीक है, तो कर्जन ने सभी को रेल में बैठकर शिमला आने के लिए कहा। ये आपको याद रखना है। रेल से आपको याद रखना रेल आयोग। ठीक है, और शिमला से आपको याद रखना शिमला सम्मेलन। तो 1901 में शिमला सम्मेलन हुआ शिक्षा को लेकर, और वहाँ पर रेल आयोग का गठन किया गया।
और इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर आया है 1904 में विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो कर्जन ने सभी को रेल में बैठकर शिमला आने को कहा, रेल आयोग शिमला सम्मेलन। ठीक है, अब ये रेल आई कहाँ से थी? ठीक है, रेल कहाँ से आई थी? रेल आई थी गुरुग्राम से। गुरुग्राम मतलब जो आज का गुड़गांव है, ठीक है, जो पहले गुड़गांव था, तो रेल गुरुग्राम से आई थी। अब गुरु और ग्राम, यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, गुरुदास बनर्जी और ग्राम से याद रखना है हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, गुरुदास बनर्जी और हुसैन बिलग्रामी, मतलब ये रेल में बैठ के गए थे। ठीक है, समझ में, या फिर कहें कि गुरुग्राम से आई थी रेल। तो ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग ये रेल आयोग के सदस्य हैं। समझ में आ गई बात? तो ये आपको याद हुआ। अब आगे देखो, ये हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कर्जन ने क्या किया। कर्जन ने क्या किया है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सरकारी नियंत्रण है वो बढ़ गया था। अब इसने क्या किया कि जितने भी विश्वविद्यालय थे, देखिए विश्वविद्यालयों को लेकर इसने क्या कहा कि भाई विश्वविद्यालयों की एक सीनेट होगी, इसमें 50 से 100 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उस सीनेट के डिसीजन को सरकार वीटो कर सकती है। तो बढ़ा दिया सरकार का नियंत्रण, ये बढ़ा दिया सरकार का नियंत्रण। ठीक है, और इसने कहा कि भाई हम उच्च शिक्षा मतलब विश्वविद्यालय को लेकर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक खर्च करेंगे, मतलब टोटल 25 लाख रुपए खर्च करेंगे बस। तो ये हो गया भाई आपका क्या, कर्जन के समय का विश्वविद्यालय आयोग। इतना याद हुआ आपको। अब आगे चलिए, देखिए अब देखिए 1904 का ये जो विश्वविद्यालय आयोग था, आपको पता है कि जो आईएनसी है, आईएनसी इसकी स्थापना हो चुकी है 1885 में। और यहाँ पर क्या चल रहा था, ये एक स्कूल का काम कर रहा था, और यहाँ पर राष्ट्रवादी जो हैं वो राष्ट्रवादियों का एडमिशन था स्कूल में, और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था। समझ में आ रही बात? हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो शुरू हो चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1904 का एक्ट आया, उससे कुछ समय पहले ही 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। और जहाँ पर कौन लोग हैं, जहाँ पर है राष्ट्रवादी लोग। अब राष्ट्रवादियों ने ये एक्ट देखा, 1904 का एक्ट, उसने कहा कि भाई ये जो एक्ट है, या फिर कहें कि ये जो आयोग है विश्वविद्यालय आयोग 1904 का, राष्ट्रवादियों ने कहा कि ये तो हमारी भारतीय शिक्षा के लिए खतरा है। ठीक है, ये तो हमारी भारतीय शिक्षा के लिए खतरा है। खतरा से आपको याद रखना 17, और 17 से बनेगा 1917। ठीक है, तो ये बात सुनकर, राष्ट्रवादियों की ये बात सुनकर 1917 में सब लोग सैड हो गए। सैड क्या हो गए? सैड, क्योंकि राष्ट्रवादियों ने इस पर विचार रखे अपने, और इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी भारतीय शिक्षा के लिए खतरा है। खतरा मतलब 1917 में ये बात सुनकर सब लोग सैड हो गए। इसका मतलब 1917 में आया है सैडलर आयोग। ठीक, क्या आया है? सैडलर आयोग आया है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सब लोग क्या है? सब लोग सैड हैं। अब देखिए जो 1904 का एक्ट था, 1904 के एक्ट से सैड थे सब लोग। सब लोग क्या थे? सैड थे। तो इसकी निंदा की सैडलर आयोग ने। 1904 का जो विश्वविद्यालय आयोग है उसकी निंदा करी। पहला पॉइंट। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अब देखिए ये ट्रिक है, कर्जन ने क्या किया था हमें पता है, बंगाल का विभाजन किया था। तो इस आयोग में, सैडलर आयोग में कहा गया कि भाई जब आपने बंगाल का विभाजन किया है, बंगाल में आपने उत्पात मचाया है, तो आप वहीं पर ध्यान दो। तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो उससे कहा गया कि भाई आप केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय पर ध्यान दो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सैडलर आयोग है ये केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सब कुछ सैड सैड है, सब कुछ निंदा कर रहे हैं, सब कुछ सैड सैड है। अब खुश होने की बारी आई। अब खुश कैसे होंगे? देखिए सबको खुश करने के लिए यहाँ पर दो लोगों की एंट्री की जाएगी। एक है आशुतोष और दूसरी है जिया। जिया नाम की लड़की है और आशुतोष नाम का लड़का है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे और सब लोग अब खुश हो जाएंगे। ठीक है, सैड सैड चल रहा था ना सब कुछ। तो देखिए खुश करने के लिए दो लोगों को बुलाया गया है इस आयोग में। एक है आशुतोष और दूसरी है जिया। अब आशुतोष बनर्जी और जिया से याद रखना है जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, आशुतोष बनर्जी और जियाउद्दीन अहमद सैडलर आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, ये दो भारतीय हैं। अब ये जब आशुतोष और जिया, इनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से अब हम लोग, इनकी एक कहानी पूरी की पूरी डेवलप होगी और एंड तक जो है हम इन्हीं को याद करते हुए, इन्हीं की पूरी कहानी से हम लोग सारे के सारे आने वाले जितने भी एक्ट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे इन्हीं से याद करेंगे। तो इन पर ध्यान देना है। तो आशुतोष बनर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ठीक है, इनके नाम हैं। तो आशुतोष के कारण और जिया के कारण, इन दोनों के कारण, ये दो दोस्त मान लो,
ये अच्छे हैं, खुश मिजाज हैं। देखिए आशुतोष का अगर जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, आशुतोष का मतलब होता है वो इंसान, आशु का मतलब होता है आशु का मतलब होता है तेज या फास्ट, ठीक है, जल्दी। तो वो आशुतोष का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, और तोष का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है। तो वो इंसान जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए, जल्दी से खुश हो जाए। समझ में आई बात? तो आशुतोष और जिया के कारण यहां पर अब खुशी आई, ठीक है, सैडलर आयोग में। ठीक है, अब देखिए आशुतोष और जिया के बारे में बात करते हैं। अब आशुतोष और जो जिया हैं ये बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 12 साल की स्कूल की पढ़ाई एक साथ में की है, और फिर इन्होंने 3 साल के स्नातक की पढ़ाई भी साथ में की है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैडलर आयोग है इसमें ये कहा गया कि भाई जो हमारी स्कूल की पढ़ाई है वो 12 साल तक होनी चाहिए, और स्नातक की पढ़ाई जो है हमारी 3 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहीं पर, देखिए इनका क्या नाम है, जियाउद्दीन अहमद नाम है इनका। ये एडिशनल पॉइंट अगर जो आप याद कर सको तो कर लेना, ठीक है। तो जियाउद्दीन अहमद, अगर जो आपको इतना याद आ गया जियाउद्दीन अहमद, तो आपको फिर याद रखना है सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद, ठीक है। तो सैडलर आयोग की रिकमेंडेशन के बाद, या फिर कहें कि उसके आने के बाद में, सर सैयद अहमद ने तो वैसे मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापना कर दी है अलीगढ़ में, लेकिन 1920 में उसका नाम बदलकर कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हो यहीं कहीं, ठीक है। तो इतना हुआ। तो वापस से आते हैं हम लोग आशुतोष और जिया पर। आशुतोष और जिया ने एक साथ पढ़ाई की है 12 साल तक स्कूल की, और उसके बाद में 3 साल तक स्नातक की पढ़ाई की है। तो ये सैडलर आयोग की रिकमेंडेशन है कि स्कूल की पढ़ाई 12 साल तक होनी चाहिए और 3 साल की स्नातक की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है सैडलर आयोग में, इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आशुतोष और जिया ने सब कुछ खुश कर दिया, ठीक है। अब 1929 में आते आते सब लोग खुश हैं, और हर रोग हट गया, ठीक है। हर रोग हट गया, हर रोग हट गया का मतलब हरटोग समिति, ठीक है। 1929 तक आते आते हर रोग हट गया मतलब हरटोग समिति, इनके सारे रोग दूर हो गए, है ना, दोनों के, किनके, आशुतोष और जिया के सारे रोग दूर हो गए 1929 तक आते हैं, और ये खुश हैं पूरे। तो हरटोग समिति आई 1929 में। लेकिन थोड़ा और आगे चले तो अब ये दोनों बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए 1937 तक आते आते। अब जब ये वृद्ध हो गए तो वृद्ध से वर्धा योजना याद रखनी है 1937 की, ठीक है। 1937 की वर्धा योजना, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, ठीक। अब इसकी देख लो, वृद्धा योजना कौन लेके आए? गांधी जी लेके आए। गांधी जी ने शिक्षा को लेकर अपनी पत्रिका हरिजन में एक पूरी की पूरी श्रृंखला निकाली, सीरीज निकाली, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो कैसी होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ये जो वर्धा योजना है इस पर काम किया गया, या फिर समिति बनाई गई। क्लियर? किसकी अध्यक्षता में? जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने इंप्लीमेंट करने का काम करवाया है किसका? वर्धा योजना का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो ये ठंडे बस्ते में पड़ गई थी, ठीक। इसकी कुछ रिकमेंडेशन है, मैं आपको बताऊं। गांधी जी जो हैं वो चलाते थे चरखा, और चरखा चलता है हाथ से। हाथ से आपको याद रखना है हस्त उत्पादित कार्य, ठीक है। तो गांधी जी ने ये कहा है कि भाई हम लोगों को शिक्षित बनाएंगे, अच्छी बात है, बट उनको स्किल भी हम लोगों को देनी चाहिए ताकि वो खुद जो है आत्मनिर्भर हो सकें, और क्या कर सकें, खुद से जो है अपने हाथ का प्रयोग करके कुछ उत्पादित कार्य कर सकें, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क्स कर सकें, ठीक है, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। तो ये कहा गांधी जी ने। प्लस ये कहा है कि भाई 7 वर्षों तक मातृभाषा में हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये है। तो आशुतोष और जिया वृद्ध हो गए, और वृद्ध से आपको 1937 में याद रखना है वर्धा योजना, और ये सारी बातें। अब आगे चलो। अब ये जब वृद्ध हो गए, अब ये मरने वाले हैं, बूढ़े हो गए ना, लेकिन मरने से पहले ना इनको एक अर्जेंट काम याद आ गया, ठीक है। मरने से पहले इनको एक अर्जेंट काम याद आ गया। तो 1944 में इनको अर्जेंट एक काम याद आ गया, अर्जेंट, मरने से पहले अर्जेंट काम याद आ गया। अर्जेंट से याद रखना है सार्जेंट, क्या याद रखना है? सार्जेंट योजना याद रखनी है, ठीक है, 1944 में, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है मरने वाले तो हम लोग हैं ही, हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना उम्र के हिसाब से शिक्षा देने लगे सबको, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा काम करना चाहते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये लोग पढ़े कैसे थे? ये 12 साल तक साथ पढ़े थे, और 3 साल तक स्नातक साथ किया था, है ना। सैडलर आयोग में ये कहा गया
कि स्कूली शिक्षा 12 साल तक होनी चाहिए, स्नातक शिक्षा 3 साल तक होनी चाहिए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा और अच्छा क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, अर्जेंट काम क्या याद है इनको कि भाई थोड़ा सा और अच्छा क्लासिफिकेशन करते हैं शिक्षा का, और उम्र के हिसाब से हम लोग अब शिक्षा देंगे। देखिए कैसे, इन्होंने कहा कि 6 से 11 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई उन्होंने तो बोल के छोड़ दिया था ना कि ऐसा कि भाई स्कूली शिक्षा क्या होनी चाहिए, 12 साल की होनी चाहिए, ऐसा बोल के छोड़ दिया रफ सेटलर आयोग में, तो वो तो अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है ना। ये अच्छे वाला क्लासिफिकेशन है कि इन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कहा कि 6 से 11 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। फिर उसके बाद कहा इन्होंने कि 11 से 17 साल के बच्चे, कुछ सिलेक्टेड बच्चे, उनको हाई स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, और बाद में 3 साल का स्नातक कराए सिलेक्टेड बच्चों को। ठीक है, तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। ठीक है, कौन से आयोग में, कौन सी योजना में, सार्जेंट योजना में। कैसे याद रखोगे कि भाई जो वर्धा योजना कैसे याद रखी थी आपने, वर्धा योजना 1937, वर्धा योजना 1937 में कैसे याद रखनी है, वैसे याद रखनी है कि वृद्ध हो गए थे। ठीक है ना, वृद्ध, ऊपर से पूरी की पूरी कहानी डेवलप हो गई तो याद हो जाएगा आपको। दूसरा 1944 में अब उनको याद आ गया, मतलब अर्जेंट कोई काम याद आया उनको, और फिर उनको क्लासिफिकेशन करना है 6 से 11 साल के बच्चों के लिए, 11-17 साल के बच्चों के लिए, और 3 साल का स्नातक के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका सार्जेंट। और अब उनकी मृत्यु हो गई 1947 में। ठीक, 1947 में उनकी कहानी खत्म। ठीक, मतलब देश आज़ाद हो गया हमारा 1947 में। ये चीज़ याद रखनी है। अब उनकी मृत्यु हो गई तो कहाँ जाएंगे वो, बताओ, भगवान जी के पास में जाएंगे ना। हाँ, तो भगवान जी के पास में लेके चलते हैं उन्हें। तो 1948 में गए वो राधा कृष्ण जी के पास में। ठीक है, किन के पास में, राधा कृष्ण जी के पास में चले गए। राधा कृष्ण कहाँ पर है, स्वर्ग में है। तो 1948 मतलब 1947 के बाद, 1948 आज़ाद हो चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अब वो राधा कृष्ण के पास में गए। अब राधा कृष्ण जी ने कहा उनको देख के कि भाई तुम लोगों ने तो जो है 12 साल तक की पढ़ाई की थी, 3 साल तक की स्नातक की पढ़ाई की थी, फिर तुम जो है ये फालतू का क्लासिफिकेशन करके क्यों आए हो कि 6 से 11, 11 से 17, 3 साल का स्नातक, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया तुम लोगों ने। ये राधा कृष्ण ने उनको कहा स्वर्ग में, है ना। तो राधा कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़े थे ना वैसे ही रखो, ये मतलब इसमें चेंज मत करो कुछ भी। तो राधा कृष्ण आयोग ने कहा कि 12 साल की स्कूलिंग पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे तुम लोगों ने पढ़ी थी ऐसे ही करो। ठीक है ना, आशुतोष और जिया ने जैसे पढ़ा था ऐसे ही करो, इसमें कोई छेड़खानी मत करो। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी फिर मान लिया इनकी बात राधा कृष्ण जी की। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, जैसा आप चाहो ऐसा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और भी थोड़ा अच्छी चीज़ें करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई देखो 180 दिन तक पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में। 180 दिन तक कैसे याद रखोगे, भगवान का नाम जब हम लोग जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है भाई, एक माला अगर जो हम लोगों को जपनी हो भगवान के नाम की तो 108 बार जाप करते हैं, तो 108 से आपको याद रखना 180। ठीक, भगवान जी ने कहा, राधा कृष्ण जी ने कहा कि भाई 180 दिन तक स्कूल खुलने चाहिए कम से कम। ठीक है, और 180 कैसे याद रखोगे, 108 से। अब आगे चलो, इन्होंने कहा भाई तुम लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना, इतनी सारी चीज़ें कर, लेकिन तुमने कभी उद्देश्य तो बताया ही नहीं शिक्षा के, कि भाई भगवान जी ने कहा कि तुम लोगों ने उद्देश्य तो बताया ही नहीं, उद्देश्य बताओ क्या होना चाहिए शिक्षा के। तो इन्होंने फिर बताया कि उद्देश्य भाई देखो ये होने चाहिए, सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, 3 उद्देश्य होने चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए और व्यावसायिक होनी चाहिए। तो ठीक है, ये भी कह दिया इन्होंने। आगे देखिए, इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा जो है सभी के लिए समान होनी चाहिए। भगवान जी है तो भगवान जी सबको समान देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए, मतलब समान, समवर्ती सूची में डाल दो उसको, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दो, सभी के लिए समान होनी चाहिए, केंद्र सरकार के लिए भी और आपका राज्य सरकार के लिए भी। तो ये भी कहा इन्होंने। फिर इन्होंने कहा कि सारे काम करो बट पैसा कहाँ से आएगा, है ना, मतलब भगवान जी हैं तो सारी चीज़ों को देखेंगे ना, है ना। तो भाई इन्होंने कहा कि देखो भाई फिर पैसे के लिए आप यूजीसी का गठन कर दो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन कर दो। तो ये रिकमेंडेशन हुई है आपकी किनकी, राधा कृष्ण आयोग 1948। अब आगे देखो, अब स्वर्ग में ही है सब कुछ। वे जो आशुतोष और जिया है उन्होंने कहा भगवान जी ने तो कुछ ज़्यादा चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ और करके आए थे, देखिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम आ गया था मरने से पहले, हम लोग यहाँ पर मरने वाले थे, मतलब यहाँ पर देखिए ऊपर, यहाँ पर हम लोग वृद्ध हो गए थे। ठीक है, वृद्ध हो गए थे यहाँ पर हम लोग, तो हम लोगों ने वर्धा योजना दे दी। उससे पहले
हम लोग 1929 में ये सोच रहे थे कि हमारा सारा रोग हट गया तो हम हर्टोग समिति आ गई। उससे पहले हम लोग यहाँ पे थे ही, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, सैडलर आयोग से। सैडलर आयोग को हम लोगों ने खुश किया था 1917 में। और 1917 कैसे आया था? 1917 आया था खतरा से, ठीक है। 1904 का खतरा, ठीक है, किनको? राष्ट्रवादियों को। तो सैडलर आयोग के बारे में बात करो। सैडलर आयोग को हम लोगों ने क्या किया था? खुश कर दिया था, ठीक है। किन्होंने? आशुतोष और जिया ने, ठीक है। और आशुतोष और जिया एक साथ पढ़े थे 12 साल तक, और 3 साल तक जो है इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की थी। तो ये तो इन्होंने कहा, लेकिन भगवान जी ने इनमें चेंज कर दिया। इनमें मतलब इन चेंज नहीं किया, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ही रहो जैसे तुम थे, क्योंकि इन्होंने चेंज किया था। देखिए कैसे चेंज किया इन्होंने। तो ये सब हो गया यहाँ पर सैडलर आयोग में कि भाई 12 साल तक की स्कूल की पढ़ाई और ये सब। फिर इन्होंने यहाँ पर ये हर रोग हट गया इनका, ठीक है। 1929 में हर्टोग समिति। फिर ये 1947 में वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। लेकिन उससे पहले, मरने से पहले, इनको अर्जेंट में काम याद आ गया 1944 में। 1944 में क्या काम आया इनको याद? इनको करना था क्लासिफिकेशन अच्छे वाला, उम्र के हिसाब से। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं, 6 से 11 साल के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेंगे, है ना। 11 से 17, 3 साल के स्नातक। तो ये सब किया और फिर ये पहुंच गए, इनकी मृत्यु हो गई, मर गए। फिर राधा कृष्ण जी के पास में गए। इन्होंने कहा भाई देखो, ये जो तुमने क्लासिफिकेशन करके आए हो ना अभी मरने से पहले, ये वाला, ये मुझे कुछ जमा नहीं, ठीक है। ये मुझे कुछ जमा नहीं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ाई की थी 12 साल तक की साथ में, वही वाला रखो। तो वही वाला रखा फिर राधा कृष्ण जी ने। और फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि 180 दिन की पढ़ाई करो, मतलब 108 बार माला का जाप करो, मेरा उद्देश्य रखो, संस्कारी शिक्षा रखो। संस्कारी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, सरकारी लिखा रहता है, देख लेना, ठीक है। जो भी है, सामान्य है और व्यावसायिक है। फिर इन्होंने कहा सभी के लिए शिक्षा रखो, सभी के लिए शिक्षा उन्हें समवर्ती सूची में डाल दो, और पैसे के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डाल दो। अब ये चीज़ जो है, ये सोच रहे हैं आशुतोष और जिया कि यार भगवान जी ने तो, राधा कृष्ण जी ने सारी चीज़ें चेंज कर दी, एकदम बिल्कुल बदल कर रख दिया। तो ये समझा रहे हैं उनको स्वर्ग में ही। और कुछ समय के बाद में उनको कुछ चीज़ें समझ में भी आई। देखिए 1964 में, अब राधा कृष्ण जी ठाकुर जी भी तो होता है ना इनका दूसरा नाम। भाई कृष्ण जी का नाम ठाकुर जी भी तो है, तो ठाकुर से याद रखना है कोठारी, ठाकुर से याद रखना है कोठारी, ठीक है, याद रखना है कोठारी। 1964 में आया कोठारी आयोग। तो ये जो आशुतोष और जिया है, इन्होंने भगवान जी को अब समझा दिया है, और उनको भी समझ में आ गया, हाँ भाई ठीक है, जो तुम क्लासिफिकेशन करके आए थे ना वो ठीक है, वही ठीक है, उसी को मान लेते हैं। तो मान लिया उसी को। लेकिन इन्होंने कहा कि वो जो तुम करके आए थे ना 6 से 14, 6 से 11, 11 से 17, ये सब छोड़ दो। एक चीज़ रखते हैं बस कि भाई 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो जो आशुतोष और जिया है वो समझा रहे थे भगवान जी को, और वो समझ गए, और उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, चलो तुम्हारी भी बात मान ली, और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज़ कही, ठीक है चलो रख दो। जैसे कि इन्होंने चेंज किया था कुछ समय पहले यहाँ पर ये कि भाई यूजीसी की गठन करो। राधा कृष्ण जी ने कहा कि यूजीसी का गठन करो। अब ये जो है डिस्कशन हुआ इनके बीच में, और इन्होंने कहा ठीक है यूजीसी का गठन भी करवा लेंगे, वो भी ठीक है, बट एक काम करते हैं, जीडीपी का यहाँ पर 6% खर्च करो आप, ठीक है। जीडीपी का 6% खर्च करो शिक्षा पर, ये कहा। फिर आगे क्या हुआ? आगे देखिए क्या हुआ। आगे इन्होंने एक 3 भाषा सूत्र दिया, ठीक है, 3 भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, फिर हिंदी या अंग्रेजी में, या फिर क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। तो ये मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। तो भाई देखिए यहाँ तक आते आते हो गई है सारी चीज़ें फाइनल 1964 तक, ठीक है। अब आप समझो, आप सोचो कि भाई भगवान जी ने ये कह दिया है, ठाकुर जी ने ये कह दिया है, तो ये तो अब सर्वोपरि हो गया, इसको तो कोई तोड़ने वाला है नहीं। तो इसके बाद कोई आयोग भी नहीं आया, ठीक है। भाई स्वर्ग में बहस चली है, समझ रहे हो, राधा कृष्ण जी के समय बहस चली है ना। उसके बाद में वो बहस में कुछ समझे, कुछ चीज़ें माने, और फिर वो उन्होंने फिर से अपना डिसीजन दिया 1964 में। अब इसके बाद तो कोई स्कोप नहीं रहा है ना, तो इसके बाद कोई स्कोप भी नहीं है, इसके बाद कोई आयोग भी नहीं आया, ठीक है। बस अब हम लोग कुछ नए कदमों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये हैं कुछ नए कदम, क्या हैं देख लो यहाँ पर। तो 1964 में वो आ गया,
1964 में भगवान जी ने ठाकुर से कोठारी आयोग याद रखना है। तो ये फाइनल आ गया। अब यहाँ पर आके एंड हो गया सारी चीज़ें डिस्कशन। अब इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है, 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला दी गई सरकार के द्वारा। 1976 में जो राधाकृष्ण आयोग ने कहा था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, वो भी कर दिया गया। ठीक, सन 2010 में जो उन्होंने कहा था कि 6 से 14 साल के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21 क के तहत। 2010 में इसी को लेकर कानून आया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लेकर कानून आया, और ये अब बाइंडिंग हो गया सरकार पर, ठीक, इसको इम्प्लीमेंट करवाना। और सन 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई है। ये यहाँ तक का डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है डिस्कशन, एंड ऑफ द डिस्कशन, ये इतना ही है। आई होप कि याद हुए होंगे आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, बंद करते हैं।